नमस्कार दोस्तों, मैं दिननाथ ठाकुर अपने YouTube चैनल DNT एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य सुदूरवर्ती इलाकों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए सुलभ संसाधन मुहैया कराना है, जिससे आने वाले UGC नेट की एग्ज़ाम में आसानी से सफलता हासिल करें। दोस्तों, अध्याय के इस कड़ी में आज मैं आप लोगों के समक्ष रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म के बारे में, रिमोट सेंसिंग के मंच के बारे में बात करने वाला हूं, जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि हमारा रिमोट सेंसिंग यानी सुदूर संवेदन तकनीक की जो मंच हैं, कौन से मंच में इनको प्रदर्शित किया जाता है और हमारा इमेजरी प्राप्त किया जाता है। इससे पहले दोस्तों, आप लोगों को विगत 3 अध्यायों के क्रम को जानना होगा, उनको देखना होगा। उसके उपरांत आज की इस वीडियो को आप लोग देखें और समझें। दोस्तों, शुरू करने से पहले फटाफट आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अंतिम तक हमारे वीडियो में बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण और मूल निर्देशों की ओर लेकर जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण विषय, सुदूर संवेदन के मंच। यह हमारा अध्याय 4 है। चलिए शुरू करते हैं। सुदूर संवेदन तकनीक के मंच के बारे में जानते हैं कि सुदूर संवेदन में मंच शब्द का जो प्रयोग किया जाता है, किसी स्थिर या गतिशील आधार, उपकरण या वाहन के लिए होता है, जिस पर हम फोटो कैमरा या संवेदक सेंसर लगाकर भू धरातल के छायाचित्र को प्राप्त करते हैं। इस दृष्टि से यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में गुब्बारे के सहारे, पतंग के सहारे, पंछियों के सहारे धरातल से ऊपर वायुमंडल में पहुंचकर फोटो कैमरे से संबंधित भू धरातल का छायांकन विशिष्ट उद्देश्यों से किया जाता था। लेकिन समय के साथ 20वीं शताब्दी में हवाई जहाज के आविष्कार के साथ, वायुयान के आविष्कार के साथ इस तकनीक में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि लोहे से निर्मित कैमरे के त्रिपाद से लेकर घरों की छत, मीनार या वायुमंडल में उड़ने वाले गुब्बारे, पंछी, पतंग, हेलीकॉप्टर, वायुयान, रॉकेट तथा अंतरिक्ष में जाने वाले, पृथ्वी के कक्ष में भ्रमण करने वाले कुछ कृत्रिम उपग्रह को हम सुदूर संवेदन तकनीक का प्लेटफॉर्म कहते हैं, मंच कहते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि हम जिस बेस को मानकर, जिस आधार को मानकर भू छायाचित्र प्राप्त करते हैं, इमेजरी प्राप्त करते हैं, तो उसे हम कहते हैं सुदूर संवेदन तकनीक के मंच। ये मंच जो हमारा है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि सुदूर संवेदन के कार्यक्रम के उद्देश्य क्या है और उन्हीं उद्देश्यों के आधार पर हमारा मंच तैयार होता है। जब हम किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होते हैं, जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उस क्रम में उनके पीछे हमारा उद्देश्य छिपा होता है और एक लक्ष्य निर्धारित होता है। ठीक उसी प्रकार सुदूर संवेदन के कार्यक्रम के लिए हमारे पास उद्देश्य होना चाहिए और उसी उद्देश्य के बेस पर हम मंच तैयार करते हैं, प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। चाहे वो गुब्बारे हो सकते हैं, चाहे वो हमारा पतंग हो सकता है, वायुयान के माध्यम से हो सकते हैं या कृत्रिम सैटेलाइट हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार सेंसर के प्रकार के ऊपर निर्भर करता है, हमारे धरातल से ऊंचाई के ऊपर भी निर्भर करता है, भार वहन की क्षमता जो हमारा है उसके ऊपर निर्भर करता है, परिभ्रमण और तो और दोस्तों दूरी, समय एवं लागत है, इनके ऊपर निर्भर करता है कि हमारा सेंसर जो है, हमारा दूरी कितना है, समय कितना है, इसके ऊपर हम निर्भर करते हैं कि हमारा जो मंच होगा, प्लेटफॉर्म होगा, वो किस प्रकार का होगा। और सुदूर संवेदन तकनीक में विभिन्न प्रकार के मंच का उपयोग किया जाता है और उनके पीछे उद्देश्यों के आधार पर तय किया जाता है। इन्हीं मानकों के आधार पर हम इसे तय करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, पहले बार हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। सुदूर संवेदन तकनीक के मंच के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म फॉर रिमोट सेंसिंग,
यहाँ पर हम बात करते हैं विशेष रूप से 3 प्रकार के मंच के। एक हमारा होता है भू आधारित मंच, दूसरा वायुमंडलीय मंच और तीसरा जो हमारा मंच होता है वो है अंतरिक्षीय मंच, यानी कि स्पेस सेंटर के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में। और इन्हीं के आधार पर, इन्हीं तीनों मंचों के आधार पर हमारा प्लेटफॉर्म तैयार होता है और हमारा जो है उपग्रह भी, सैटेलाइट भी तैयार होते हैं विशेष तकनीकों के सहारे। जैसे कि भू आधारित मंच की यदि हम स्पष्ट रूप से बात करें तो भू आधारित मंच का प्रयोग ज़्यादातर रिसर्चर करते हैं। ध्यान दीजिए कि भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो रिसर्चर हैं, शोधार्थी हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादातर भू आधारित मंच का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ऐसा मंच है जो धरातल पर स्थित होते हैं। ये फोटो कैमरा को रखकर हम छायाचित्र प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम त्रिपाद स्टैंड, लोहा या लकड़ी से बने स्टैंड, बहुमंजिले मकान के ऊपर, या फिर हम कहें टावर के ऊपर, या फिर हम कहें सीढ़ीनुमा जो हमारा गतिशील कुछ हैं उनके ऊपर, और इन सभी के ऊपर हम क्या करते हैं, रडार का यूज़ करते हैं, रेडियोमीटर का यूज़ करते हैं, साथ ही साथ इसके ऊपर हम डॉप्सन का यूज़ करते हैं। ध्यान दीजिए इनके नामों को, डॉप्सन, स्केट्रोमीटर का यूज़ करते हैं और कैमरा का यूज़ करते हैं, जिसके सहारे हम भू धरातल से ऊंचाई पर रखे वस्तु के बारे में आसानी से हम वायु चित्र प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, एक शोधार्थी, एक अनुसंधानकर्ता स्वयं घटनास्थल पर जाकर पूर्व में एकत्रित सूचनाओं का सत्यापन करता है और नई सूचनाओं को एकत्रित करने के पश्चात भू आधारित मंच के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करता है। दूसरी बात आती है हमारा वायुमंडलीय मंच। वायुमंडलीय मंच की यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही वायुमंडलीय मंच का प्रयोग होता रहा है, चाहे वो 18वीं सदी हो, चाहे वो 19वीं सदी हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं सबसे पहले गुब्बारे के सहायता से हमारा रिमोट सेंसिंग छायाचित्र प्राप्त करने में सफलता हासिल हुआ। यह जो तकनीक है काफ़ी सस्ता होता है और उपयोगी मंच प्रदान करता है। इसमें या तो मानव बैठकर या फिर हम इस पर कैमरा रखकर आसानी से वायुमंडल में उड़ते गुब्बारे में एक विस्तृत छायाचित्र प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम ध्यान रहे, सर्वप्रथम 1858 ईस्वी में, ध्यान दीजिए 1858 ईस्वी में हमारा टूनाचन महोदय ने गुब्बारे से छायाचित्र प्राप्त किया और यह बोस्टन शहर, संयुक्त राज्य अमेरिका के बोस्टन शहर से संबंधित था। ध्यान दीजिए, साथ ही साथ ये 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित होकर हमारा छायाचित्र प्राप्त किया और यह विश्व का पहला छायाचित्र माना जाता है सुदूर संवेदन तकनीक के माध्यम से, और आज भी जो है यह प्रचलित है। दूसरी बात आती है डोर रहित गुब्बारे, यानी कि वैसे गुब्बारे का प्रयोग किया जाता था जिसमें हमारा कोई धागा से बांधा हुआ नहीं होता था, ये स्वतंत्र होता था, इसीलिए इसे हम स्वतंत्र गुब्बारे भी कहते हैं। लेकिन इसमें वायुमंडल की दशाएं, विशेष रूप से वायु की दशा के अनुकूल होने पर इसकी ऊंचाई या फिर सुदूर संवेदन का मंच प्रदान करना स्पष्ट रूप से सही नहीं हो पाता था, क्योंकि इनकी उड़ान पथ और ऊंचाई को नियंत्रित कर पाना मुश्किल था, क्योंकि हमारे कंट्रोल में ये नहीं होता था। इसीलिए इसके सुधार हेतु हमारे पास जो है डोरी लगी गुब्बारे के बारे में प्राप्त हुआ। लेकिन ध्यान रहे कि डोरी रहित गुब्बारे के बारे में भारत में सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, ध्यान दीजिए, डोरी रहित गुब्बारे यानी कि जिस पर हमारा डोरी नहीं होता था, भारत में सबसे पहले टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी कि TIFR, टाटा, टी से टाटा, आई से इंस्टीट्यूट्स ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई द्वारा हैदराबाद में राष्ट्रीय गुब्बारा सुविधा प्रदान किया गया। उसके बाद हम बात करते हैं डोरी लगी गुब्बारे, यानी कि इसका कंट्रोल हमारे हाथ में होता है और इसे हम निश्चित समय सीमा के साथ एक निश्चित ऊंचाई तक हम जाने देते हैं। उसके उपरांत फिर हमारा वहाँ से छायाचित्र प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसके बारे में सबसे पहले जो प्रयोग किया गया डोरी लगी 1860 ईस्वी में, ध्यान दीजिए, फ्रांस के हमारे विद्वान थे और कुछ विद्वान जो थे विशेष रूप से जिन्होंने स्पष्ट रूप से इस पे बात किया था, वो 1860 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका में जेम्स W. ब्लैक, ध्यान दीजिए, जेम्स W. ब्लैक और सैमुअल
ए किंग, ये दो विद्वान थे जिन्होंने मैसाचुसेट्स के बोस्टन शहर से छायाचित्र लिया और यह आज भी हमारे पास उपलब्ध होता है। उसके बाद हम बात करते हैं शक्तियुक्त गुब्बारे। एक प्रकार से ये यांत्रिक गुब्बारे होते थे जिनके किसी निर्दिष्ट भौगोलिक अवस्थिति पर बने रहने के लिए इसकी आवश्यकता होती थी। इन गुब्बारों के उड़ान मार्ग, शक्तियुक्त गुब्बारे की उड़ान मार्ग, ऊंचाई और वांछित क्षेत्र के ऊपर विचरण की अवधि को दूर कर भूमि में रहकर रिमोट से नियंत्रित किया जाता था और इसीलिए ऐसे गुब्बारे का डोरीयुक्त गुब्बारे या डोरी रहित गुब्बारे की तुलना में अधिक उपयोगी माना जाता था, क्योंकि सबसे पहले शक्तियुक्त गुब्बारे में हमारा रिमोट का प्रयोग किया गया, रिमोट कंट्रोल किया गया। इसके उपरांत हम बात करते हैं पंछियों की। तो हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल में विशेष रूप से कबूतरों के गर्दन में हवाई कैमरे को बांधकर छायांकन के लिए प्रयास किया जाता था। साथ ही साथ दोस्तों, हम सभी को याद होगा कि कबूतर को संदेश वाहक भी माना जाता था और संदेशों को जब हमारे पास डाकिया नहीं हुआ करती थी तो संदेश को इसमें गले में इसको लटकाकर भेजा जाता था। फिर हम बात करते हैं वायुमंडलीय मंच में पतंग के बारे में। पतंग में बड़े बड़े पतंग जो हमारे होते थे उसमें कैमरा बांधकर हवाई छायाचित्र के लिए लिए जाते थे। पतंगों के द्वारा हवाई छायाचित्र लेने में श्रेय जो है फ्रांस के आर्थर महोदय को जाता है। ध्यान दीजिए, एक एक विद्वान को आपको ध्यान देना है। फ्रांस के आर्थर महोदय को पतंग के द्वारा सबसे पहले इन्होंने 1890 में स्पष्ट किया। और दोस्तों, ये जो मंच था उतना उपयोगी नहीं रहा और शायद आज भी जो है इसका उपयोग सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है, लेकिन इसको उतना उपयोगी नहीं माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे मानव विकास करते गया, मानव जैसे जैसे आगे बढ़ते गया, वैसे ही उनका हेलीकॉप्टर, रॉकेट, वायुयान का विकास होने लगा और इनके विकास से मानो कि 20वीं और 21वीं सदी के क्रम में एक चमत्कारी परिवर्तन हमारा रिमोट सेंसिंग के क्षेत्र में आया और वही परिवर्तन आज हम सभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और सबसे जो क्रांतिकारी परिवर्तन की बात यदि हम करें तो हेलीकॉप्टर, वायुयान और रॉकेट के विकास से हुआ है। उसके बाद हम तीसरी जो मंच हैं उसके बारे में बात करते हैं, अंतरिक्षीय मंच, स्पेस बोर्ने प्लेटफॉर्म जिसे हम कहते हैं। इसमें सामान्य रूप से कृत्रिम भू उपग्रह के बारे में हम बात करते हैं जो मानव निर्मित होती है। जैसे कि कृत्रिम भू उपग्रह की यदि हम बात करें तो 20वीं शताब्दी के छठे दशक में, ध्यान दीजिए, कृत्रिम भू उपग्रहों का प्रमोचन प्रारंभ हुआ और ये जो है हमारा पृथ्वी के कक्षा में इनका प्रमोचन किया गया। और सर्वप्रथम 1957 ईस्वी में रूस ने स्पुतनिक नामक उपग्रह लॉन्च किया। ध्यान दीजिए और इनके नामों को ध्यान दीजिए और इनके नामों को स्पष्ट रूप से जानने के लिए आपको मैं बता दूं कि मेरे पिछले जो 3 अध्याय हैं जिसमें हमारा रिमोट सेंसिंग का परिचय, रिमोट सेंसिंग का इतिहास और भारत में रिमोट सेंसिंग का इतिहास, तो ये सभी डिटेल्स आपको पिछले 3 वीडियो में प्राप्त हो जाएंगे, तो वहाँ से आप जान लें। तो 1957 में रूस ने स्पुतनिक नामक हमारा सैटेलाइट छोड़ा सबसे पहले, जो कृत्रिम सैटेलाइट के नाम से जाना जाता है। पुनः 1959 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने खोजा और इसके अंतर्गत हमारा 2 सैटेलाइट लॉन्च हुआ। एक का नाम हमारा था वेंगार्ड, और दूसरा का जो हमारा नाम था वो था हमारा एम्सप्लॉई, दूसरा हमारा एम्सप्लॉई। ये 2 था जो हमारा ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। फिर हम बात करते हैं कि 1960 के दशक के उपरांत काफ़ी मात्रा में हमारा जो है सैटेलाइट का नया चमत्कारी परिवर्तन होने लगा। अमेरिका द्वारा 1972 में ERTS-1 छोड़ा गया, यानी कि अर्थ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सैटेलाइट। पुनः फिर हम बात करते हैं लैंडसेट के बारे में। लैंडसेट हमारा लैंडसेट 1, लैंडसेट 2, 3, 4, 5 इनका भी प्रमोशन किया गया। और वर्तमान समय में यदि हम बात करें तो अमेरिका, रूस, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा सहित भारत विभिन्न प्रकार के कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के कक्षा में स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें हमारा स्पॉट 1, 2,
3, 4, 5, 6, साथ ही साथ अमेरिका का लैंडसेट, आइकोनॉक्स, नोवा, यूरोपीय संघ का हमारा ERS, ध्यान दीजिए यूरोपीय संघ का हमारा ERS, जापान का JERS, उसी प्रकार भारत का IRS। तो ये एक कड़ी है वर्तमान समय में जो हमें अंतरिक्ष में कृत्रिम भू उपग्रह स्थापित करने में मदद करता है। अब हम बात करते हैं कृत्रिम भू उपग्रह में हमारा जो है मूल रूप से 2 उपग्रह उसमें शामिल हैं, 2 कक्षाएं उसमें हम बात करते हैं। एक हमारा कक्षा जो है वो है भूतुल्यकालिक और दूसरा जो हमारा है वो है सूर्य तुल्यकालिक। भूतुल्यकालिक की यदि हम बात करें तो ये उपग्रह लगभग धरातल से हमारा 3000 से 4000 किलोमीटर की ऊंचाई में स्थापित किया जाता है, जिससे हम आसानी से इस पृथ्वी की गति के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकें। और ऐसे ही उपग्रह जो है अपनी वृत्ताकार कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट करता है। ध्यान दीजिए वेस्ट टू ईस्ट ये रोटेट करता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, और 24 घंटे में पृथ्वी का एक चक्रण पूरा करता है। और इनकी जो अवधि है पृथ्वी के अपने ध्रुवीय अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई एक चक्र पूर्ण कर लेता है। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें कि भूतुल्यकालिक के अंतर्गत वर्तमान समय में भूमध्य रेखा के ऊपर 3600 से लेकर 4000 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य इस प्रकार के भू स्थिर उपग्रह की श्रृंखला स्थापित की गई है, जिसमें हमारा नाम को इनका ध्यान रखिए, जिसमें भूतुल्यकालिक में हमारा TIROS जो USA द्वारा प्रमोचित किया गया था, ठीक है। फिर हमारा है गॉजेज, GOES, ईस्ट और वेस्ट दोनों है, इसमें ईस्ट और वेस्ट दोनों है, ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा है। फिर हम बात करते हैं रूस का गॉम्स, फिर भारत का इनसेट। ये जो है हमारा भूतुल्यकालिक उपग्रह है। फिर हम बात करते हैं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, भूतुल्यकालिक उपग्रह में मैं और 2 नाम बताना चाहूँगा, जिसमें हमारा जापान का GMS है और चीन का फैंग है। उसके बाद हम आते हैं सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह। सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह की यदि हम बात करें तो इसमें हम बात करते हैं कि लगभग ये 700 से लेकर 900 किलोमीटर के ध्रुवीय कक्ष में स्थापित किए जाते हैं, ऊंचाई में स्थापित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत हमारा क्या होता है, इसके अंतर्गत हम पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव की ओर चक्कर लगाते हैं। और इसका जो निर्माण है, इसका प्रमोशन काफ़ी महंगा होता है। एक बार पृथ्वी के कक्षा में स्थापित होने पर कई वर्षों तक पृथ्वी का पुनरावृत्तिक अध्ययन और निरीक्षण करता है। इसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो हम सभी जानते हैं अमेरिका का लैंडसेट। फिर हम बात करते हैं अमेरिका की लैंडसेट की यदि हम बात करें तो ये नासा द्वारा सर्वप्रथम 1972 में लॉन्च किया गया, जिसे पहले ERTS-1 कहा गया, यानी कि अर्थ रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी सैटेलाइट 1। और 1983 में यह कार्यक्रम जो है हमारा नोवा में परिवर्तित हो गया और नासा द्वारा यह परिवर्तन किया गया। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात है यह है हमारा कि ये मल्टी स्पेक्ट्रल टेरेस्ट्रियल डाटा की जांच करता है। ध्यान दीजिए लैंडसेट का जो हमारा है मल्टी स्पेक्ट्रल टेरेस्ट्रियल डाटा यानी कि MSTD की जांच करता है, उनकी व्यवहारिकता की जांच करता है। फिर हम बात करते हैं स्पॉट की। स्पॉट का जो निर्माण है वो फ्रांस के CNES संस्था द्वारा किया गया और इसमें बेल्जियम और स्वीडन का सहायता लिया गया। स्पॉट 1 की जो अवधि है वो लगभग 4 वर्ष लगे प्रक्षेपित करने के लिए और फाइनली 1986 में इसको प्रक्षेपित किया गया। फिर सूर्य तुल्यकालिक एवं पृथ्वी पर लगभग ये 830 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुव के निकट कक्षा में स्थापित किया गया।
इससे पृथ्वी का जो इमेजरी है उनके आंकड़ों का अर्जन, सूचनाओं की व्यापारिक रूप प्रदान करना, और ये पहला ऐसा उपग्रह था, ध्यान दीजिए, ये स्पॉट एक पहला ऐसा उपग्रह था जिसमें पुश ब्रूम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। आप लोग ध्यान दीजिए, PUSHBORROM, स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का हमारा प्रयोग किया गया। साथ ही साथ इसमें HRV सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन विजिबल का प्रयोग करता है, जो ओवरलैप एरिया के बारे में बताता है। तो HRV का भी प्रयोग हमारा स्पॉट में किया गया, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम आते हैं IRS, जिसे हम कहते हैं इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज। इसमें लैंडसेट और स्पॉट दोनों का योगदान है, और लैंडसेट के MSS-TM बैंड का प्रयोग किया गया इसमें IRS में, और स्पॉट के HRV का सेंसर का प्रयोग किया गया, और मिलकर हमारा जो हुआ वो हुआ IRS। और IRS का जो तीसरा क्रम था IRS-IC, वो दिसंबर 95 में लॉन्च किया गया था। फिर नोवा उपग्रह की हम बात करें तो नोवा का फुल फॉर्म है नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस उपग्रह में उच्च विभेदन रेडियोमीटर, वेरी हाई रेजोल्यूशन रेडियोमीटर लगाया गया, और 1 मीटर तक लक्ष्य को स्पष्ट रूप से ये देख सकता था। इसीलिए संसाधनों की खोज में, उसके सर्वेक्षण में, अध्ययन प्रबंधन में सूचनाएं विस्तृत पैमाने पर उपयोग हो रहे थे। नोवा क्रम TRIOS क्रम के अपेक्षाकृत उच्च श्रेणी के इसमें हमारा उपग्रह है, और इसमें जो सेंसर हैं पूर्व की अपेक्षा उन्नत किस्म के थे। फिर हम बात करते हैं अगला जो हमारा है सूर्य तुल्यकालिक में, वो है ओशनिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट, यानी कि समुद्री निगरानी उपग्रह। इसमें पृथ्वी पर सागर और महासागरों के निगरानी करने, इनके ऊपर मौसम दशा, तटीय क्षेत्र के मौसम पर उसके प्रभाव की जानकारी प्राप्त करने के ज्ञान से सूचनाएं प्राप्त होती है। ऐसे उपग्रह जो हैं निम्बस 7, ध्यान दीजिए, निम्बस NIMBUS, निम्बस 7 जो 1990 में प्रक्षेपित किया गया। फिर हम जापान द्वारा MOS-1A जो 1987 में, फिर हम बात करते हैं MOS-1B जो अंतरिक्ष में 1990 में भेजा गया। ठीक इसी प्रकार जो मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, ये मौसम की विभिन्न दशाओं की जानकारी प्राप्त करता है। इसमें कुछ भू स्थिर उपग्रह होते हैं, शेष अधिकांश सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह होते हैं, लेकिन ये मौसम से संबंधित आसानी से पता लगाया जाता है। फिर हम बात करते हैं अत्याधुनिक और वर्तमान में जो हमारा है सैटेलाइट, वो है आइकोनॉस। यह नवीन है और विभेदन क्षमता लगभग 4 मीटर तक इसका है। 1 मीटर तक इसमें जो कुछ बैंड है जिसमें 1 मीटर तक पता चलता है, और ये फोटो मानचित्र प्राप्त करता है जिसमें हमारा आंकड़ों और छायाचित्र की प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरिक्षीय मंच जो हमारा है वर्तमान में धरातल, सागर या फिर कहे महासागर, वायुमंडल का अध्ययन करना, निरीक्षण करना, प्रबंधन करना, इन सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, और वो आंकड़ों का निष्कर्षण निकालता है, आंकड़ों को निवर्चन करता है, एनालिसिस करता है। सारा चीज़ जो हमारा है अंतरिक्षीय वर्तमान में जो हमारा है सैटेलाइट, उससे आसानी से हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम लोग देखते हैं कि विश्व के कुछ प्रमुख उपग्रह हैं, भू उपग्रह हैं, जिसमें हमारा जो है लैंडसेट 1-3, लैंडसेट 4-6, स्पॉट, नोवा, रडार सेट 1, आइकोनॉक्स अमेरिका द्वारा, और कार्टोसेट 2 भारत का। तो इनके डाटा को, ऊंचाइयों को देखिए, कक्षा, परिभ्रमण का जो चक्र है, संवेदक, वेवबैंड और स्थलीय विभेदन, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर इसके तालिका को याद कर लें, और पिछले 3 अध्यायों को अच्छे ढंग से आप देखें, समझें, ताकि आप लोगों को आने वाले समय में UGC नेट के एग्ज़ाम में आसानी से सफलता हो। साथ ही साथ दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल के साथ निरंतर बने रहें, ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।